मैं तो सोच रहा था कि जब वो अकोला में हमला हुआ उसके बाद मैं तो सोच रहा था प्रकाश भाई का फ़ोन आएगा कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी कहते हुए फ़ोन आएगा। वो फ़ोन नहीं आया, लेकिन आपके माध्यम से ज़रूर मैं उन्हें उनके स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं भेजतो। भारत जोडो अभियानाचे संयोजक आणि स्वराज्य इंडियाचे संस्थापक योगेंद्र यादव सर आपल्यासोबत आहेत। सर स्वागत है बीबी में आपका। सबसे पहला सवाल वही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अर्बन नक्सलिस्ट आपके पीछे हैं। कितने अर्बन नक्सलिस्ट हैं, कुछ पता चला अभी तक? हमने उनसे सूची मांगी है। हमने कहा है भाई आपको पता है, बड़ी मेरे संगठन के बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, तो अब आप एक लिस्ट तो दे दीजिए। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लिस्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा कि कितने अर्बन नक्सल हैं। वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता कि अर्बन नक्सल शब्द का अर्थ क्या होता है। और मेरे को भी नहीं, भारत सरकार को भी नहीं पता, मोदी सरकार को भी नहीं पता, चूंकि संसद में इस पे प्रश्न पूछा गया कि ये अर्बन नक्सल कौन है, कितने हैं, कहाँ हैं, और होम मिनिस्ट्री जो कि माननीय अमित शाह जी के हेडिंग में है, उसने संसद में लिखित जवाब दिया है कि अर्बन नक्सल नामक कोई शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हम ऐसे किसी उसको नहीं जानते हैं, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो मुझे नहीं पता, अमित शाह को भी नहीं पता, और इस देश में जो लोग राजनीति की समझ रखते हैं, नक्सल क्या है तो समझ है, पर अर्बन नक्सल क्या है इसकी किसी को पता नहीं है। मैं बताऊं ये क्या है, इसे भूत है। भूत क्या होता है? भूत बाहर अंधेरे में नहीं होता, मेरे मन में होता है। मेरे मन का डर जो होता है उसको मैं भूत की तरह बाहर देखता हूं। तो ये जो अर्बन नक्सल है ना, बीजेपी के मन का डर है, और डर ये है कि इस देश की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। डर ये है कि दलित, आदिवासी, वंचित, गरीब किसी दिन इनको गिरेबान पकड़ लेगा। वो जो डर है इन्हें अर्बन नक्सल की तरह दिखाई देता है। तो भूत है अर्बन नक्सल। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी जैसे ही इसकी सूचना दे देंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो अब तक सिर्फ इतना ही पता है कि हम लोग, मैं अपने बारे में कहूँ तो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की परंपरा से आए हैं। हमारे तमाम साथी हैं फुले अंबेडकर परंपरा से आए हैं। इसमें कौन अर्बन नक्सल है मुझे पता नहीं लगा है। हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक अहिंसक तरीकों में विश्वास करते हैं। ये बातें हमने कही हैं। इसके बाद और ज्ञान अगर जैसे ही देवेंद्र फडणवीस जी से मिलेगा तो मैं सीख जाऊंगा। सच कहूँ तो भारत जोड़ो यात्रा को तकरीबन 2 साल अभी पूरे हो चुके हैं पिछले महीने में। अभियान भी आप काफ़ी महीनों से चला रहे हैं। तो जब महाराष्ट्र में खासतौर पर इलेक्शन अभी आए हैं, उस वक्त पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या वजह हो सकती है? आप किन नज़र से देखते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल की तरफ? जैसे मैंने कहा, अर्बन नक्सल एक भूत है, भूत जो कि इनके डर से पैदा होता है। तो जाहिर है डर कुछ बढ़ गया होगा। जैसे ही डर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा भूत नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लगता है कमरे के कोने में भी भूत है, अंधेरे में भी भूत है, बिल्डिंग के बाहर भी भूत है। इसलिए लगता है क्योंकि डर बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव का परिणाम देखने के बाद और महाराष्ट्र में जनता का मूड देखने के बाद अर्बन नक्सल इनको ज़्यादा दिखने शुरू हो गए हैं। यही कारण मुझे तो समझ आता है, इसके अलावा तो कोई कारण दिखता नहीं है मुझे। एक कलर का भी जिक्र किया जा रहा है, लाल कलर का। कहते हैं ये देवेंद्र फडणवीस जी पूछते हैं कि राहुल गांधी लाल रंग का संविधान क्यों दिखाते हैं। पहली बात तो वो खुद भूल जाते हैं कि यही किताब, ये जो लाल रंग के संविधान की प्रति जो पिछले 15-20 साल से प्रचलित हुई है, हैंडी है, कारण केवल यही है और सुंदर है। वो भूल जाते हैं कि इसकी प्रस्तावना के वेणुगोपाल ने लिखी है, जो कि मोदी सरकार के अटॉर्नी जनरल थे। ये भी भूल जाते हैं कि इसी लाल प्रति को माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को भेंट कर चुके हैं। फोटो है उनकी ये करते हुए, उसको अमित शाह ले चुके हैं। ये भी भूल जाते हैं कि लाल कपड़े में, कम से कम महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, थोड़ा महाराष्ट्र का तो ध्यान रखें, यहाँ की धार्मिक परंपरा, धर्म ग्रंथों को लाल कपड़े में, लाल जिल्द में लपेटा जाता है। लेकिन ये तो ऊपर की बातें हैं। देखिए असली बात क्या है। असली परेशानी उनको ये है कि इस संविधान की जिल्द ही लाल नहीं है, इसकी आत्मा भी लाल है। ये संविधान लाल और नीला इस संविधान की आत्मा में है, इसके हर शब्द में है, इसकी प्रस्तावना में है। समता, सामाजिक न्याय,
अस्पृश्यता को समाप्त करना, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, ये सब क्रांतिकारी विचार हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को कहीं लाल और नीला निगलते हुए दिक्कत होती है। कोई नहीं, जनता सिखा देगी। सर, मैं आपको राजकीय विश्लेषक के तौर पे भी देखता हूँ। महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हो रहा है, किस नज़र से आप देख रहे हैं? क्योंकि महाविकास आघाड़ी का तो आप खुले तौर पे समर्थन कर रहे हैं, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या नतीजे सामने आएंगे 30 तारीख को? देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। चुनाव का भविष्यवाणी करना मेरा काम कतई नहीं है, और मैंने तो लिखा हुआ है अपने फेसबुक वगैरह पे कि मैं भविष्य पहले बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ। इसका एक अपवाद था, वो था लोकसभा चुनाव। क्योंकि इस देश का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया और टीवी बीजेपी के 400 पार का प्रचार करने में लग गए थे, इसलिए मेरे को पुराने कपड़े पहन के एक बार फिर सेफोलॉजी करनी पड़ी। और वो करते ही लोकसभा चुनाव के बाद फिर मैंने कान पकड़ लिए थे और कहा था कि भैया आगे से कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इस वक्त महाराष्ट्र की जनता को अपील करना मेरा काम है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता बिकाऊ नहीं है। जिस तरह से पैसा फेंक के वोट खरीदने की कोशिश इस वक्त हो रही है, महाराष्ट्र की जनता उसको रिजेक्ट करेगी। मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ़ नहीं है, उसे याद है कि 2.5 साल पहले क्या कुछ हुआ था, जिस तरह से गद्दारी से सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र की जनता इन चीज़ों को याद रखेगी और बीजेपी को जवाब देगी, मैं यही कह सकता हूँ। पैसा फेंकने की जब आप बात करते हैं और महाविकास आघाड़ी का समर्थन करते हैं, सामने से भी तो वही आश्वासन दिए जा रहे हैं, वही ये किया जा रहा है, महालक्ष्मी योजना आएगी, वो 1,500 दे रहे हैं तो हम 3,000 देंगे। अगर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में इस योजना को लाती, उसके बाद लागू करती, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्योंकि आप जनता के सामने लेके जाइए, आप मैनिफेस्टो में लाइए, योजना लागू कीजिए, बजट में लाइए, पैसा दीजिए, कोई एतराज की बात नहीं है। महिलाओं को पैसा देने की योजना पर मुझे ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज इस बात पे है कि 2.5 साल आप सरकार चलाते हैं, 2 साल 3 महीना आपको महिला और लाडली बहना दिखती नहीं है, चुनाव में हार जाते हैं, और उसके बाद बिना योजना के, बिना बजट के प्रोविजन के, बिना राष्ट्रपति अभिभाषण में जिक्र किए आप एकदम तिजोरी का दरवाजा खोल देते हैं और इंस्टॉलमेंट और एडवांस इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देते हैं। ये वोटर को ब्राइब करने की योजना है। मेरे को इस पे ऐतराज है सिर्फ। बाकी इस तरह के काम दूसरे राज्यों में भी हुए हैं, कर्नाटका में हुए हैं, तेलंगाना में हुए हैं, मैं उस पर ऐतराज नहीं करता। जनता के सामने अपनी योजना लेके जाइए, जनता उस पर मोहर लगाती है, आप लागू कीजिए, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये हो गया आश्वासन की बात, मगर जिस तरह के वक्तव्य कहे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कल महाराष्ट्र में थे, योगी आदित्यनाथ उससे पहले थे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल को किस तरह से देखते हैं? बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है। हैरान तो कोई हो नहीं सकता इस तरह की बातों से, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री का ये तो एक विशेषता है। कुछ दिन पहले मुझे लगा था कि इस वक्त दुनिया में ट्रंप नंबर 1 पे हो गए हैं और मोदी जी नंबर 2 पे चले गए हैं इस तरह की बातें करने में, लेकिन मैं समझता हूँ अब मोदी जी दोबारा नंबर 1 पे आने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रही बात उनको जवाब देने की, जवाब तो शायद कल अजीत पवार जी ने दे दिया है ना। अजीत पवार ने कहा कि ये भाषा महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, मोदी जी को हमारे इलाके में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जब उनका अपना सहयोगी ये बात कह रहा हो तो इसका मतलब है कि नीचे ज़मीन से ये आवाज़ आ रही है, ये महाराष्ट्र की ज़मीन से, धरती से, लोगों से आवाज़ आ रही है। उससे बेहतर जवाब और क्या हो सकता है? आपने मतभिन्नता की बात की अजित पवार को लेकर, आपने पहले कहा कि राजकीय ये नहीं हूँ, भविष्यकार नहीं हूँ, मगर जिस तरह के कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है महायुति के अंदर, अमित शाह ने कल कहा कि देवेंद्र फडणवीस को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। 2 और लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अजित पवार और एकनाथ शिंदे। आप क्या देखते हैं, नतीजे अगर उनकी तरफ से जाते हैं तो क्या सब कुछ सही ठीक रहेगा इस बार? जब महायुति में ये होता है तो मीडिया इसको कम्युनिकेशन गैप बोलता है। जब ये महाविकास आघाड़ी में होता है तो कहते हैं 2 फाड़, संघर्ष, युद्ध खत्म हो गया, अब तो आघाड़ी वहां पे। अब आप ही देख लीजिए कैसी आघाड़ी है, जिसका ये कैसी युति है, जिसका साथी कह रहा है कि नहीं पंत प्रधान को मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और साफ साफ कह रहा है कि ये बांटने वाले स्लोगन नहीं चलेंगे। मतलब किसी और को तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बाकी क्या होगा इसके भविष्यवाणी और इसका कयास लगाने में मैं बिल्कुल नहीं। देखिए,
जब 2.5 साल पहले ये कहने के बाद कि जब सत्ता में आएगी भाजपा तो अजीत पवार को पकड़ के 24 घंटे में कहाँ करने वाले थे ये, और कहाँ बैठाया, तो जब वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, उस पर क्या कयास लगाना। सर मेरा आखिरी सवाल, प्रकाश अंबेडकर आज सोलापुर में है। कुछ दिन पहले जब आप अकोला गए थे, उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों ने आप पे हमला किया था। जब आप महाविकास आघाड़ी के समर्थन की बात करते हैं, एक पक्ष को अंबेडकरवादी विचार को समर्थन करने की बात करते हैं, जो आपकी विचारधारा से समर्थन रखते हैं उनको आप समझा नहीं पाए, शायद इसीलिए वो हमला हुआ। एक तो मुझे पता लगा प्रकाश भाई हाल ही में बीमार रहे थे, अस्पताल में रहे थे, तो मैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देता हूं। और ये बात आप ज़रूर ठीक कह रहे हैं कि कुछ साथियों को तो हम नहीं समझा पा रहे। जाहिर देखिए, हम तमाम जन आंदोलनों का असली संघर्ष, वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष किससे है? आरएसएस बीजेपी से, उस विचार से है जो कि संविधान और लोकशाही को तोड़ने वाला विचार है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस बात से सहमति रखने वाले या इस बात से सार्वजनिक रूप से सहमति बोलने वाले लोगों को हम अपने साथ लें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। पहल की जाएगी, आज प्रकाश अंबेडकर से मिलने की कोशिश वगैरह कुछ करेंगे अगर वक्त हो तो? प्रकाश भाई हमारे पुराने मित्र रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि जब वो अकोला में हमला हुआ उसके बाद मैं तो सोच रहा था प्रकाश भाई का फ़ोन आएगा कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी कहते हुए फ़ोन आएगा। वो फ़ोन नहीं आया, लेकिन आपके माध्यम से ज़रूर मैं उन्हें उनके स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं भेजता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर. योगेंद्र यादव सर होते, वेगवेगळ्या विषयांवर त्यांनी आपल्याशी भाष्य केलं. कॅमेरा पर्सन युक्ता दिसा, आफ्ताब शेख, एबीपी माझा, सोलापूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.